Okay, hello everyone. Welcome back to my channel NCRT Masterclass. In this video, we are going to take up it. This is this part 2 video of chapter 5, measurement of length and motion. Now, in my first part, we have discussed about that how what are the different you can say what are the different means by which we can measure the length and what is the correct way of measuring length, what are the standard units of length, and how can we measure the curved surface, how can we measure the length of curved surfaces. Now we are going to start from 5.5, that is describing position. So let us study this describing positions, and for that, one day teacher informs the students that she has planned an educational visit to a nearby garden. तो एक दिन टीचर बच्चों को इन्फॉर्म करती है कि मैंने एक एजुकेशनल विजिट प्लान की है आपकी नियर बाय गार्डन में. देर इज़ अ गार्डन एंड शी टेल्स देम स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली. वो कहती है सुबह ऐसा करना, आप डायरेक्टली गार्डन में आ जाना. अब दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेयर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल. अब वो रोज़ तो सुबह स्कूल आते थे. अब दीपा और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करने लगते हैं ये गार्डन पास में होगा या स्कूल पास में पड़ेगा. तस्नीम एंड पद्मा सेज दैट गार्डन वुड बी क्लोजर. अब तस्नीम और पद्मा क्या कहते हैं कि गार्डन पास होगा. वेल दीपा एंड अनीश क्या कहते हैं स्कूल पास होगा. हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑफ इक्वल डिस्टेंस. अब सारे के सारे अलग अलग बोल रहे हैं. Why is it so? Now here you can see the location, here you can see the garden is here you can see is the school. Now there is one more school bus जहाँ पे बस स्टैंड है. अब क्या हो रहा है कि ये पद्मा का घर है, पद्मा के घर से गार्डन थोड़ी सी ही दूर है, पर स्कूल कितनी दूर है, टक टक एकदम इधर है. ठीक है. अब सेम अगर आप तस्नीम को देखो, तस्नीम भी कह रहा है कि गार्डन पास में है और स्कूल दूर है. वो क्यों कह रहे हैं, वो अपने घर से हर एक का डिस्टेंस, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग अपने हाउस से स्कूल और गार्डन के डिस्टेंस को सोच रहे हैं. अब आप हरदीप को देखो, हरदीप ने बोला कि मुझे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से गार्डन भी सेम डिस्टेंस है और स्कूल भी सेम डिस्टेंस है. इट्स नॉट दैट कि इट इज़ वेरी फार अवे. तो देखो आप हरदीप का जो घर है वो एकदम बीच में है और यहाँ से अगर उसको गार्डन जाना है इतना डिस्टेंस कवर करना है, स्कूल जाना है तो इतना डिस्टेंस कवर करना है. तो दोनों ही डिस्टेंस बराबर है, इसलिए हरदीप इज सेइंग दैट द गार्डन एज वेल एज द स्कूल इज एट सेम डिस्टेंस. वाइल दीपा और अनीश को अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों स्कूल के तो बहुत पास है, पर इनके लिए गार्डन बहुत दूर है. इसीलिए दोनों के दोनों ये कह रहे हैं कि फॉर अस इट इज़ फार अवे, गार्डन इज़ फार अवे, वाइल पद्मा एंड तस्नीम इज सेइंग गार्डन इज नियर बाय. Where is the problem now? Why everyone is having different opinion about the distance? इस किसी के लिए कुछ distance है, किसी के लिए because there is no one reference point. अब हम आते हैं इस बस स्टैंड की तरफ. अगर मान लो ये सारे चिल्ड्रन एक बार बस स्टैंड आ जाएं और उसके बाद गार्डन देखें तो सभी चिल्ड्रन के लिए गार्डन का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि देर इज़ वन रेफरेंस पॉइंट. और यहाँ पे क्या हो रहा था, सबका अलग अलग घर, देयर वेर सो मेनी रेफरेंस पॉइंट. तो जब हम किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है. उस रेफरेंस पॉइंट से इफ़ वी स्पीक अबाउट द डिस्टेंस द डिस्टेंस विल बी एग्जैक्ट फॉर एवरी वन. पद्मा हो, तस्नीम हो, हरदीप हो, अनीश हो, दीपा हो, पहले अगर सब बस स्टैंड पे आ जाएं और सब गार्डन अगर जाएं तो सबके लिए गार्डन दूर होगा और स्कूल सभी के लिए पास होगा. सो इट विल बी ईजियर टू express that the distance is more, or there will be no confusion if we have a reference point. That is the importance of reference point to tell the distance. Okay, now how do you correct? अब ये वाली प्रॉब्लम को करेक्ट कैसे कर सकते हैं? All of them are correct. Who do you think is correct? All of them are correct. Then why are the observation different? They are locating the distance of the school and garden from their house. सब लोग अपने स्कूल और अपने गार्डन का लोकेशन अपने 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 घरों से देख रहे हैं. If instead each of them had thought the distance from object or point, say the bus stand, then their observation would have been the same. अगर सभी ने उस डिस्टेंस को बस स्टैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होता देन सबका आंसर सेम होता. When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. I hope now you have understood. उस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जहाँ से हम डिस्टेंस बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट. A few days later, Hardeep tells his friend excitedly, let us all go to the ground. The sport
teacher wants us to help her to draw with chuna powder or help us to draw lines with chuna powder or lime powder for making a kabaddi coat for sports day. तो sports day के लिए kabaddi coat बनाना है, तो children have to draw that, help their games teacher to draw that the coat, kabaddi coat. Padma says we will need a longer measuring tape. Let us take it from the sports room. तो पद्मा कहती है कि चलो हम स्पोर्ट्स रूम से एक टेप ले लेते हैं, that will be helpful. Deepa says, let us first decide a point on the ground from which we will measure the distance to start drawing the lines. अब रेफरेंस पॉइंट उनको समझ में आ गया, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ से दे स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइन्स कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आपको स्केल की हेल्प से 2 मीटर्स लाइन खींचनी है या 1 मीटर लाइन खींचनी है. सो इट विल बी ईजी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इफ दे हैव अ रेफरेंस पॉइंट, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन टू draw the lines. So I hope this is clear to all of you. Now we come to another example. After a few days, Padma was traveling by bus to visit grandparents in Delhi. अब क्या होता है, Padma is traveling to Delhi. ओके और इस तरीके के आप लोगों ने माइलस्टोन्स सभी ने देखे होंगे. आप कहीं ट्रैवल के लिए, वेकेशंस के लिए जाते होंगे, तो दिल्ली 70 किलोमीटर, इसका मतलब होता है कि दिल्ली है इस जगह से 70 किलोमीटर है, तो इनको हम माइलस्टोन्स कहते हैं. शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली, उसको दिल्ली जा पहुँचने की बहुत जल्दी थी. एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड्स ऑफ द रोड. वो किलोमीटर स्टोन्स देख रही थी साइड पे कि भाई अभी कितना टाइम रह गया. ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से दिल्ली 70 किलोमीटर्स है. फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन शी रेड 60 किलोमीटर्स. फिर थोड़ा और आगे उनकी कार जाती है, ये है, ठीक है. तो जब इनकी कार यहाँ पहुँच जाती है तो वो रीड करते कि 60 किलोमीटर्स है दिल्ली. ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती, अभी कितना हो गया, 50 हो गया, अब यहाँ पहुँचेगी तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस हो गया, 40 किलोमीटर्स रह गया. सो हर एक माइलस्टोन से उसको ये समझ में आता, मैं अभी और पास आ गई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस. दीज किलोमीटर्स इंडिकेट kilometer stones indicate her distance from Delhi. So Delhi is the reference point in this situation. तो इस situation में reference point क्या बन गया, दिल्ली. और ये milestones different positions है, और यहाँ से दिल्ली से this distance is 70, this distance is 80, this distance is 40, from here to here it is 30. So reference point इस केस में क्या है, दिल्ली है. Okay. If the kilometer stone reaches 70 kilometer as shown in the figure 5.3, we can say that the position of Padma is 70 kilometer from Delhi. When the kilometer stone reaches Delhi 60 kilometer, the position of Padma is 60 kilometers from where? From Delhi. Okay. So how important is a reference point? You can understand this. So does this mean that the position of Padma with respect to the reference point is changing with time? When does the position of an object change with respect to a reference point? Does it change when the object is moving? So children, let us study this thing in detail कि क्या जब पोजीशन चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की विथ टाइम, विथ रेफरेंस टू, विथ रिस्पेक्ट टू. ओके, does this mean that position of Padma with respect to, does this mean that position of Padma with respect to reference point, as you know that here the reference point is Delhi, so according to that Padma's position is changing with respect to Delhi. So does it means that position of Padma with respect to reference point is changing with time? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट? तो आंसर विल बी यस. व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज? कब ये पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट? डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? क्या ऐसा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब ये चेंज होती है पोजीशन? तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके, जो कि हम आगे करने वाले हैं. दैट इज मूविंग थिंग्स. और इसमें हम इस 5.3 टेबल में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हम इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. रेफरेंस पॉइंट एंड
change in position and we will try to find out which object is in motion, कौन सा object motion में है और कौन सा object rest में है. How can we find out that? Now we will do one activity. Let us explore. Look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are in rest. Record your observation in table 5.3. Think about how you decide whether an object was in motion or at rest. Write your explanation or justification in table 5.3. अब ये टेबल देख लो. Observing things around you. Objects in motion. आपको क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स में देखना है और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है जो कि मूव कर रहे हैं. और वो क्यों मूव कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो मूव कर रहे हैं, उसका एक जस्टिफिकेशन देना है. ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. फिर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं और फिर उसका जस्टिफिकेशन देना है कि आपने कैसे कंक्लूड किया कि दे आर एट रेस्ट. अब देर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी गिवन, लाइक हमें काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड और ट्री. ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए, इनके जस्टिफिकेशन आपको इस टेबल में लिखने हैं. सिंस दिस टेबल इज़ क्वाइट स्मॉल, आई हैव मेड थोड़ा सा बड़ा टेबल. So same table, 5.3 table you can see here. Okay, and we will try to explain for each and a few examples I have taken. You can find out few more examples. So देखो, सबसे पहले वही 5.3 टेबल को ही मैंने इधर थोड़ा बड़ा करके बना दिया है. ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पहला टेबल है, फिर जस्टिफिकेशन देंगे. ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, फिर जस्टिफिकेशन. सबसे पहला तो बुक में ऑलरेडी लिखा है काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड. ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये हमने देखा कि एक काउ है वो मोशन में. हाउ डिड वी जस्टिफाई इट? चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री. तो आप फील्ड में वहाँ पे बहुत सारे या तो ट्रीज होंगे या छोटे छोटे पौधे होंगे. अब व्हेन यू सी काउ, यू विल सी दैट द काउ इज चेंजिंग इट्स पोजिशन एंड ग्रेजिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री. ये ट्री कैसा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन काउ जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू ट्री. सो थोड़ी देर के बाद वो इधर हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके इधर हो जाएगी. दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट काउ इज मूविंग. ओके, अब हम ले लेते हैं एक और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे जो एक जगह पर है. हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ट्री डज नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन टू द नियर बाई रोड. अब जैसे आप कई बार रोड पे जा रहे होते हो, उस रोड के किनारे पे आपको बहुत सारे ट्रीज़ दिखते हैं. रोड पे आप जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं. अगर आप इन ट्रीज़ को देखते हो और ये रोड है, तो ट्री और रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा रहता है. ऐसा नहीं होता है कि ट्री कभी यही वाला ट्री कभी यहाँ दिख रहा है कभी वहाँ दिख रहा है, तो इसका जगह नहीं चेंज होता है. ये रोड से उतने ही सेम ही डिस्टेंस पे होता है. डज नॉट चेंज इट पोजिशन टू नियर बाई रोड. सो वी कंक्लूड दैट इट इज़ एट रेस्ट. अब हम अगला लेते हैं. अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल विल बी बाइसिकल मूविंग ऑन अ रोड. अब आप एक बाइसिकल देख लो जो कि एक रोड पे मूव कर रही होती है. ओके, सो चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग्स एंड शॉप. मान लो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है. थोड़ी देर के बाद ये साइकिल पर्सन इज गोइंग टू पैडल एंड दिस साइकिल पर्सन विल बी गोइंग अहेड. तो इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में पहले ये इस बिल्डिंग के पास था, यहाँ कहीं था, अब वो यहाँ आ गया है. थोड़ी देर के बाद वो यहाँ आ जाएगा. तो इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट से इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन. ओके, सो इट इज़, वी कैन से दैट इट इज़ मूविंग. सो if some object is changing its position with time with respect to some static object, you can say building, yeah, a tree, then it is called that to be a moving object. I hope it is clear to your mind. We'll take 1 or 2 examples more. Now next we are going to take एक static का bench in the park. bench in the park, एक bench जो पार्क में रखी हुई है. Do not change its position with respect to the swing. मान लो पार्क में there is a swing. Everyone knows that park has a swing, isn't it? So this is a swing and you can see a bench on which elderly people sit. देखा ही होगा सबने, एक बेंच है. तो क्या ये बेंच अपनी जगह चेंज करती रहती है? थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बेंच यहीं रहती है हमेशा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, 2 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए. इस स्विंग और इस बेंच के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो वहीं रहता है. तो this we can say that it is not changing its position with respect to the swing. This is a swing, so bench is at rest. So this is the justification for it. Now let us take one more example. इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों लिए जा रहे हैं? ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आए कि कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सी ऑब्जेक्ट
रेस्ट पे है. So let us go to the next example. Aeroplane flying in the sky या bird flying in the sky. आपने देखा होगा birds fly कर रही हैं, aeroplane fly कर रहा है. तो आप वो कैसे बोल सकते हो कि वो रेस्ट पे है कि इन मोशन पे है. चेंजेस इट्स पोजिशंस विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाउड्स. ऐसे क्लाउड्स होते हैं. अब इसके अंदर यू कैन से एरोप्लेन इज मूविंग, और यू कैन से वन bird is moving from one place to another. Here is a cloud, here is a cloud. So aeroplane has come from here to here. Then it will go. So it is changing its position with respect to the clouds. या birds भी अगर आप example ले लो, दोनों का same ही explanation होगा. Changes its position with एक cloud देख लो, एक cloud वहाँ पे होगा sky में, और आप देखोगे कि इस cloud से ये थोड़ी देर पहले तो एक क्लाउड के पास था, थोड़ी देर के बाद ये जो एरोप्लेन है वो क्लाउड से थोड़ा दूर हो गया, फिर थोड़ी देर बाद और दूर हो गया. तो इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड. सो वी विल से दैट द एरोप्लेन इज इन मोशन. योर हाउस, आपका अपना घर देख लो, वो रेस्ट पे. द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट बताऊंगी, एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट एट मोशन. अब अगर हमने अपने घर का एग्जाम्पल ले लिया, जस्टिफिकेशन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द नियर बाई हाउस. आपका नेबर है, आपका घर तो वहीं रहता है ना हमेशा. वो जो नेबर का घर है उससे उसका और आपके हाउस का जो डिस्टेंस है, ये जो आपका घर है, सपोज दिस इज़ योर हाउस, सो इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस हाउस. थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा घर यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से उठ के ये यहाँ आ जाएगा, इस घर से इस तरफ आ जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा या दूर चला जाएगा. ऐसा नहीं होता. तो दिस इज़ अ जस्टिफिकेशन दैट योर हाउस इज़ एट रेस्ट. ओके. या नियर बाई हाउसेज, यू कैन से नेबर का हाउस या नियर बाई हाउस. स्कूल बस मूविंग ऑन अ रोड. So this also, when you just tell me school bus moving on a road is moving or it is at rest? It is moving. Now how will you say that it is moving? You can give the justification for it. Changes its position with respect to building or houses. मान लो आपका बस स्टॉप है, या फिर changes its position with bus stop also कह सकते हैं. Suppose this is the school bus का bus stop. Okay, the bus will be here. दिस इज़ योर स्कूल बस, इजंट इट. थोड़ी देर के बाद अभी स्कूल बस यहाँ पे आ गई, आप सब चढ़ गए. थोड़ी देर के बाद देखोगे बस स्टॉप तो यहीं रह गया. स्कूल बस स्टॉप इज़ हियर ओनली, बट द बस इज़ वेयर? द बस इज हैज़ मूव्ड एंड मूव्ड एंड मूव्ड एंड कम हियर. और थोड़ी देर के बाद क्या होगा? यहाँ से भी मूव हो जाएगी और यहाँ आ जाएगी. इट विल बी मूविंग. सो यू कैन से दैट विथ रिस्पेक्ट टू द बस स्टॉप इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन. सो विथ टाइम. So bus is in motion. Is that clear to you? Then next example is the electric poles. Electric poles तो सबको ही दिखाई देते हैं ना. बस स्टॉप के रिस्पेक्ट से इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इलेक्ट्रिक पोल. एक रोड देखो, सभी ने इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे, इजंट इट? ऐसे रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं जिस पर लाइट लगी रहती है. इट इज़ एट रेस्ट. अब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? रेस्ट वाले कॉलम में हमने डाला डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द फुटपाथ. नाउ दिस इज द फुटपाथ, इजंट इट? सो दिस इज द फुटपाथ. अब आपने कभी देखा है कि ये वाला इलेक्ट्रिक पोल कभी इधर चला गया, फुटपाथ के पास है, कभी यहाँ आ गया? ऐसा नहीं होता ना. इलेक्ट्रिक पोल अपनी जगह पे ही रहता है. इसका डिस्टेंस और फुटपाथ का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. तो विथ टाइम इट इज़ नॉट चेंजिंग इट पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द फुटपाथ. So we can say that the electric pole is at rest. तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाता है कि हाउ वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इज एट मोशन. नाउ कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन. हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? An object is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point with time. जैसे हमने स्कूल बस का देखा, उसका जो आप सोचो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? बस स्टॉप होगा, isn't it? तो बस स्टॉप उसका रेफरेंस पॉइंट है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे स्कूल बस का पोजीशन चेंज होते जा रहा है. तो ऐसा ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम. नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. अगर मान लो जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोल का एग्जाम्पल लिया था, तो आप देखते हो कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता फुटपाथ
हमेशा उतनी ही डिस्टेंस पे है फुटपाथ के जितनी डिस्टेंस पे पहले है. तो इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, सो इट इज़ सेड टू बी in rest. Now I hope you all have understood the point that which object is said to be in motion and which object is said to be in rest and how important is reference point. जरूरी है reference point का होना. ओके, उस reference point के से with time अगर किसी भी object का position change होता है तो that object is motion, and if it doesn't then that object is at rest. I hope this is clear to all of you. Okay, now let us study more to know. थोड़ा सा और इसको हम रेफरेंस पॉइंट और मोशन और डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं मोर टू नो से. दीपा लुक्ड अराउंड इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर आर सीटेड. अब वो एक बस में कहीं एक जगह से दूसरी जगह दीपा जा रही है. ओके, और वो नोटिस करती है उस बस के अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं आराम से. शी लुक्ड अराउंड अगेन लेटर अ मिनट. फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से बस में देखती है तो वो देखती है कि अभी भी सब लोग बैठे. them still occupying their seats. She wondered. फिर वो सोचती है are they moving, क्योंकि वो बस तो मूव कर रही है. She concluded that the position of passenger was not changing with time. अब टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. Therefore they are certainly at rest. अब उसे ये तो समझ में आ जाता है कि सारे रेस्ट पे हैं, ये तो मूव नहीं कर रहे हैं. However, when she looked outside, पर वो जब बाहर देखती है तो इस बस के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, दीपा देखती है सब अपनी जगह पे ही बैठे. टाइम भी बढ़ता जा रहा है, उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. She looks outside. She felt that they were in motion. तो वो जब बाहर देखती है उसकी कोई इन सब की अभी तो कोई पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही है, अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं. पर जब वो बाहर देखती है तो उसको समझ में आता है कि they were in motion as their positions were changing with respect to things outside. Though they all were sitting on the chair, पर उनकी जो पोजीशन है with respect to the outside trees, outside road, outside houses, it is changing. So the reference point is important in deciding whether an object is rest or in motion. जैसे हमने अभी 4-5 एग्जाम्पल्स भी किए. ये और एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप अपनी जगह पर ही बैठे हुए हो लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में योर पोजीशन इज चेंजिंग. If Deepa considered herself or the bus as the reference point, then the passengers were at rest. अगर वो बस को देखती है या खुद कहाँ बैठी है तो वो रेस्ट में है. पर अगर वो बाहर नोटिस करती है जो कि आउटसाइड द बस है, से या बिल्डिंग एज द रेफरेंस पॉइंट, उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लेती है, then the passengers in the bus are in motion. So this is an example where you can see that everyone is in rest as well as in motion. How both the things you can see in this example. Suppose you are traveling on a ship which is moving at a constant speed. तो आप देखो कई बार प्लेन में भी बैठ के जाते हो या फिर शिप में जाते हो जिसका कि एक कांस्टेंट स्पीड है लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी. जो है जो ज़्यादा उस पर लहरें नहीं उठ रही, ऐसे वाली सी में आप एक शिप में जा रहे हो. सपोज देर इज़ नो विंडो, आपको कोई विंडो भी नहीं है शिप में. इज़ देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज़ मूविंग और स्टेशनरी. कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि वो शिप मूव कर रही है या स्टेशनरी है. थिंक इट ओवर. तो अब उसके अंदर कोई विंडो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर यू आर मूविंग और नॉट? जस्ट थिंक ओवर इट. Types of motion. Let us explore. Take an eraser and drop it from certain height. आप एक इरेजर ले लो और उसको कुछ हाइट से जस्ट उसको छोड़ दो. What will you see? That the eraser will come down and fall. गिर जाएगा वो. Observe its motion. वो कैसे गया? How does it move? Does it move along a straight line? When an orange drops from the tree, does it move in a straight line? मान लो एक ट्री है और उसके ऊपर से एक फ्रूट गिरता है. वो फ्रूट नीचे गिरता है तो वो क्या है, वो सीधी लाइन में गिरता है, इन अ स्ट्रेट लाइन. और इरेजर जो आपने गिराया है वो स्ट्रेट लाइन में गिरता है. हैव यू सीन अ रिपब्लिक डे परेड? रिकॉल दैट मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द परेड. तो आपके स्कूल में कभी भी रिपब्लिक डे पे ये मार्च पास्ट कुछ होती है तो यू मस्ट हैव सीन कि स्टूडेंट्स मार्च करते हैं. डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? क्या वो एक सीधी लाइन में मार्च करते हैं?
When a heavy box is pushed, it also move along a straight line. मान लो एक heavy box है, उसको there is some person who is pushing it. If that person pushes that heavy box, does it moves in a straight line या फिर ऐसे ऐसे करके मूव होता है, या फिर ये जो ऑरेंज है जब पेड़ से गिरता है वो सीधी लाइन में गिरता है, ऐसा कुछ और पाथ तो नहीं लेता है, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो when an object move along a straight line, its motion is called linear motion. ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं. आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग. अब आप सराउंडिंग्स में देखो और आपको इस तरीके के लीनियर मोशंस को आइडेंटिफाई करना है. जैसे आप ये एग्जांपल देख लो विच वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, कि सपोज ड्रॉपिंग एन इरेजर कैसे जाता है, सीधी लाइन में. कोई फ्रूट जब पेड़ के ऊपर से गिर रहा है स्ट्रेट लाइन में जाता है. दिस मैन इज पुशिंग अ बॉक्स, दैट बॉक्स विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन सी द मार्च पास्ट ऑफ चिल्ड्रेन that they are moving in a straight line. So this kind of movement is called linear motion. But do things always move along a straight line? अब हर एक चीज़ तो straight line में, क्या वो हर एक चीज़ straight line में जाती है? The answer will be no. You might have enjoyed playing on swing or merry-go-round. Swing का मतलब होता है झूला, ठीक है. आपने झूले पे भी खेला होगा, वो तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. या फिर वेन वेर यू गो टू, समटाइम्स यू गो टू सम मेला एंड ऑल दैट, वहाँ पे मैरी गो राउंड होता है जो कि गोल गोल घूमता है, झूले होते हैं जो. सो आर दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन? क्या इसको भी हम लीनियर मोशन कहते हैं? लेट अस इन्वेस्टिगेट. टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू एन एंड ऑफ अ थ्रेड. किसी थ्रेड के एंड पे पोटैटो या इरेजर टाई कर दो. होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विथ योर हैंड and whirl it. Whirl it का मतलब होता है गोल गोल घुमाना. Observe this its motion. Is the motion of eraser the same as that of the merry-go-round? तो आप दोनों को जब आप ऐसे घुमाते हो तो क्या वो इरेजर और मैरी गो राउंड का मोशन सेम होता है? द आंसर विल बी यस. When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. जो हमने पहला पढ़ा था that was linear motion. जब उस कोई भी मोशन सीधे पाथ पे जाता then it is called linear. But if it moves in a circle, then it is called circular motion. जैसे कि एक धागे में इरेजर को बांध के वी आर दूसरे एंड को पकड़ के उसको वर्ल कर रहे हैं. वर्ल का मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं. देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड circular motion. Circular path लेते हैं. We can see some examples. In this example, see this girl is tying one small potato, you can say, or an eraser and trying to just rotate it, whirl it. Whirl का मतलब होता है रोटेशन करना. So गोल गोल घुमा रही है ये. तो ये कौन सा पाथ ले रहा है? सर्कुलर. ऐसे ही इस टाइप के झूले आपने देखे होंगे मेले में. तो this also moves in a circular path. So this kind of मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो आपने अभी लीनियर मोशन पढ़ लिया जिसमें कि वो सीधी लाइन में कोई भी मार्च पास कर रहे हैं बच्चे, या एक फ्रूट पेड़ के ऊपर से गिरता है. तो ये सारी जो मोशन जो सीधी लाइन में होती है उनको लीनियर मोशन कहते हैं, और जो राउंड राउंड घूमते हैं उनको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. नाउ लेट अस वन मोर एक्टिविटीज देयर. लेट अस इन्वेस्टिगेट. टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड. हैंग द इरेजर बाय holding the other end of the thread. Keep your hand steady. अब की बार क्या करना है? पोटैटो को एक एंड पे पोटैटो या इरेजर बांधना है और अपने हाथ पे उसको फ्रीली ऐसे हाथ से पकड़ के रखना है अपने हाथ से. तो देखना है क्या होता है. यूजिंग द अदर हैंड टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज इट. अब धीरे से क्या करो, जैसे कि मान लो एक थ्रेड है यहाँ से, तो आप इसको होल्ड कर लो और इसके नीचे दिस पोटैटो इज देयर. अब दूसरे हाथ से धीरे से इस थ्रेड को थोड़ा आगे लेके आओ और यहाँ से इसको छोड़ दो. व्हाट विल हैपन? डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो? इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग? अब ये क्या करेगा? जब आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाओगे और उसको फिर छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन? दिस विल गो हियर, द थ्रेड विल कम हियर, एंड आफ्टर दैट अगेन इट विल कम हियर, एंड देन अगेन. तो व्हाट विल हैपन? सो इफ सपोज this is a thread in which potato is hanging, potato or eraser is hanging, you have to lift it, bring it here and release it. It will come this side, isn't it? And then again this will go here और एक बारी here. जैसे आप झूला झूलते हो, it goes to one side, again come back to the same place. उसको हम
टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, वापस सेम जगह पे आना फिर पीछे जाना, तो ये झूले का जो मोशन होता है उसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग, ये क्या ये मोशन इस वाले मोशन से स्विंग के मोशन जैसा है? द आंसर विल बी नो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इट इज गोइंग दिस साइड एंड कमिंग बैक हियर। हियर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज मूविंग द होल सर्कल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजिशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये एक फिक्स्ड पोजिशन है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, फिर यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ मूव कर रहा है, तो इसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि घड़ियों में भी देखा होगा आपने, नीचे पेंडुलम होता है, ऐसा ऐसा वॉल क्लॉक देखी होगी, उसके नीचे आपने देखा होगा, थोड़ी पुरानी घड़ियों में होता है एक पेंडुलम जैसी चीज़ होती है, वो एक बार इधर आती है, घड़ी चलती रहती है, लाइक नीडल इज देयर एंड दिस पेंडुलम कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। Okay, so this such kind of motion is called oscillatory motion. So to and fro motion about some fixed position is called as oscillatory motion. तो आपने थ्री टाइप्स ऑफ मोशन अभी पढ़ लिए। लीनियर मोशन जिसमें द ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, एंड टू एंड फ्रो अगर मूवमेंट होता है किसी का about some fixed position, then this type of motion is called oscillatory motion. Now see, you can see here this rubber is tied up हाथ से, और उसके बाद इसको धीरे से एक पुश दे देना इस तरफ, इस एंड पे लाके, तो you can see this, the rubber comes here, then it goes here, then it comes back here, so it will keep moving like this, like this, like this. So this to and fro, even swing will go this side, then swing will come this side, swing will go this side and swing will come this side. तो इस टाइप की जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट. अब इसमें हम एक और एक्टिविटी करेंगे. टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब ये देखो, एक कई बार आपके स्केल वगैरह होती है ना, पतली सी एक स्ट्रिप ले लो 50 सेंटीमीटर की. होल्ड इट वन एंड प्रेस टू अ टेबल. इसे बुक्स रख के उसको होल्ड कर देना वहाँ पे. और ये यू मे यूज़ अ फ्यू बुक्स और ब्रिक्स टू होल्ड इट. यहाँ पे ऐसे दबा दो, उससे प्रेस कर दो, और इस तरीके की एक मेटल स्ट्रिप लेके प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप टाइटली एंड लेट इट गो. अब क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है. तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो इट विल गो डाउन, थोड़ा सा नीचे जाएगी और फिर उसको छोड़ दो. तो जब ये छोड़ दोगे आप, तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से मूव कर रही है. यहाँ पे ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी. तो इट विल मूव ऑन एट इट्स प्लेस लाइक दिस. ओके. डज इट मूव्स अप एंड डाउन? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इसमें भी. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. सो मोर टू नो, if an object repeats its path after fixed interval of time, its motion is said to be periodic. अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है, ऐसे वाले मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. When an object is in circular motion, it moves along a circular path again and again. ठीक है. जब भी हम एक सर्कुलर मोशन होता है, जैसे थ्रेड में उसने वो, तो क्या होता है, इसी पाथ के ऊपर बार बार वो घूम रहा होता है, दैट सर्कुलर मोशन में. एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इट्स मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो. तो जब हम वो टू एंड फ्रो मोशन देखते हैं ऑसिलेटरी में, वो भी अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा होता है एक ही रास्ते पर. बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर. जैसे मान लो यहाँ से इरेजर शुरू हुआ है, वो वापस इधर आ जाता है, फिर से यहाँ से जाता है, फिर से यहाँ आता है. तो पीरियोडिक है. आफ्टर सम टाइम्स इट रिपीट्स द सेम पाथ. सेम थिंग हैपन्स इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो. इट गोज हियर एंड कम्स बैक हियर, फिर अगेन इट गोज सेम पाथ को कर रहा है, और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट विल कम बैक हियर. सच काइंड ऑफ ये दोनों ही जो मोशंस होते हैं, हम इनका जो नेचर है वो पीरियोडिक है. पीरियोडिक मतलब इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टन टाइम. Now let us, one more activity, let us identify. Look at the picture of a children's park or visit a children's park.
Observe different kind of motion, classify them as linear, circular or oscillatory motion. List them in table 5.4 and give your justification for why you put each in certain category. तो आप एक टेबल 5.4 है, उसके अंदर यू आर गिवन अ पिक्चर इन योर बुक. इसके अंदर जितने भी मोशन है इन सब को आपको टेबल 5.4 में डालना है. नाउ सी इफ़ यू सी दिस मोशन, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन. अब इसमें देखो स्विंग है. स्विंग कहाँ है? इन दिस यू कैन सी द स्विंग. स्विंग इज दिस. तो स्विंग का मोशन कौन सा है? एक बार स्विंग इधर जाएगी, फिर इधर से स्विंग इधर आएगी, फिर से इधर जाएगी और फिर से इधर आएगी. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज दिस शो? सो वी सी दैट it is moving to and fro. It is having what motion? Oscillatory motion. Okay. Now next we will see swing के बाद हम ये वाला देख लेते हैं. This one, this if you see this, ये कैसे घूमेगा? कैसे घूमता है? इस तरीके से. You all must have seen these kind of, you must have played on these swings. ये कैसे घूमेगा? Circular. So how it is going to move? In a circular motion. आपको टेबल पे बस डालना है, हम इधर डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन होगा. ठीक है. अब जैसे ये है स्लाइड जो है, इसमें द गर्ल इज कमिंग डाउन. सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज सीन बाय द इन द गर्ल? दैट इज सीधी लाइन में आ रही है नीचे. तो कैसा मोशन होगा इसका? लीनियर मोशन, बिकॉज द गर्ल इज मूविंग डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन. नाउ इफ यू सी दिस स्किपिंग, दिस बॉय इज स्किपिंग. तो क्या होगा? ये जो स्किपिंग कर रहा है ये लड़का, इफ यू सी दिस, दिस रोप विल गो हियर एंड देन अगेन कम बैक, गो एंड कम. सो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज सीन हियर? इट इज सर्कुलर मोशन. ठीक है. कौन सा मोशन आएगा? सर्कुलर मोशन. नाउ इफ यू सी दिस वन, in this the girl will go from this ladder to this ladder to this ladder to this ladder. So what kind of motion will be seen? Again this will be a linear motion. सीधा जाएगी ऐसे. तो it will be linear motion. Now you see these two children playing on this swing, and what do you think? What kind of this motion will be? To and fro, isn't it? देखो एक बारी ये गर्ल ऊपर गई. अब उसके बाद क्या होगा? इट विल गो अप एंड देन इट विल कम डाउन. इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन. तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना. तो कौन सा मोशन आएगा इसमें? ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन इज हैपनिंग हियर. तो इधर कौन सा आएगा? ऑसिलेटरी मोशन. ओके. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन विच विल बी फाउंड इन द पार्क. And with this chapter is over, and I hope that you all have understood the chapter well. And thank you all for watching my video. If you like my video, kindly like and subscribe it. Thank you once again.